Hello students, in today's lecture number 8 on alternating current for class 12, we shall have discussion on wattless current, also known as powerless current. What is the unit of power? Therefore it is also known as powerless current. And also we shall have discussion on LC oscillations. So first we discuss wattless current. क्या है देखिए डेफिनेशन, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर, एक ऐसा करंट जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता उसे हम वाटलेस करंट कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, वाटलेस पावरलेस, यानी ऐसा करंट जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। वाटलेस करंट को हम आइडियल करंट भी कहते हैं, आइडियल करंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, वाटलेस करंट इज ए करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके मेंटेनेंस के लिए जब कोई करंट पावर कंज्यूम नहीं करता है तो ऐसा करंट क्या कहलाता है? वाटलेस करंट कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है बेटा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का वह कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? फॉर विच कंजम्पशन ऑफ पावर इज जीरो। तो अल्टरनेटिंग करंट के जिस कंपोनेंट के लिए पावर का कंजम्पशन जीरो होता है एसी सर्किट में, उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? वाटलेस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटलेस करंट। ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम के जरिए आपको इस वाटलेस करंट को समझाता हूँ। ये मान लीजिए मेरी दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मान ये आप जानते थे जब हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते थे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते थे, तो इस डायरेक्शन में कौन होता था? इस डायरेक्शन में हम लेते थे वोल्टेज। कौन लेते थे? वोल्टेज। वोल्टेज जिसको आप क्या कह सकते हो? आरएमएस वोल्टेज। क्या कह सकते हो? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ठीक है, ये मान लीजिए रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का डायरेक्शन है, और ये जो एंगल है ये किसको बताता था? फेज को बताता था। जब एलसीआर सर्किट की बात करते हैं तो ये फेज डिफरेंस फाई होता है। कितना होता है? फाई। और इस डायरेक्शन में क्या है? करंट है। इस डायरेक्शन में कौन है? करंट। आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच फाई फेज डिफरेंस होता है। किसके लिए? फॉर एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट की यदि हम बात करें, एलसीआर सर्किट जो होता है उसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है? फाई का। ठीक है बेटा, अब यदि ये आई आर एम एस है और ये वी आर एम एस है, तो आई आर एम एस को यहाँ पर दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट ओ पर इस आई आर एम एस को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है। जो एक कंपोनेंट होगा आई आर एम एस का, डेफिनेटली वी आर एम एस की डायरेक्शन में होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? आई आर एम एस कॉस फाई। समझ में आ रहा है आपको? स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जिसको आप कह सकते हो। तो ये करंट वेक्टर है, ये वोल्टेज वेक्टर है। करंट वेक्टर वोल्टेज वेक्टर के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो ये जो करंट वेक्टर है इसका वोल्टेज वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आई आर एम एस कॉस फाई होगा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आई आर एम एस कॉस फाई के परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन करंट के कौन से कंपोनेंट का होगा? समझ रहे हैं आप? ये डायरेक्शन होगा आई आर एम एस साइन फाई। कितना होगा? आई आर एम एस साइन फाई, क्योंकि ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये बचेगा, ये वाला जो एंगल बचेगा ये 90 माइनस फाई होगा। ये कितना होगा? 90 माइनस फाई। तो ये हो गया आई आर एम एस साइन फाई। तो देखिए वी आर एम एस जिस डायरेक्शन में कौन है? आई आर एम एस कॉस फाई, और आई आर एम एस साइन फाई क्या हो गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। अब जो पावर कंजम्पशन है कौन से कंपोनेंट के लिए जीरो होगा? जिस कंपोनेंट के लिए दो कंपोनेंट आए करंट के, एक कंपोनेंट है आई आर एम एस कॉस फाई और एक करंट का कंपोनेंट है आई आर एम एस साइन फाई। इन दोनों कंपोनेंट्स में से जिस कंपोनेंट के लिए करंट का पावर, एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो होगा, जिस कंपोनेंट के लिए एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो आएगा, उस कंपोनेंट ऑफ करंट को हम क्या कहेंगे? वाटलेस करंट कहेंगे। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, जब आप पावर कंजम्पशन की बात करते हो तो फॉर एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए जो पावर होता है, पावर कंजम्पशन, वो किसके बराबर होता है? वी आर एम एस, यानी आर एम एस वोल्टेज। ठीक है, आर एम एस वोल्टेज इंटू
इंटू होता है RMS करंट, और इंटू क्या होता है cos फाई। ये होता है भाई VRMS IRMS cos फाई, यही तो होता है। अब यहाँ पर इस जो ऊपर हमने फेजर डायग्राम ये ड्रॉ किया है, इस फेजर डायग्राम के लिए यदि हम एवरेज पावर कंजम्पशन निकालें, ये पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करें, तो केस 1 यदि मैं बात करता हूं किसके लिए, IRMS cos फाई के लिए, कौन सा कंपोनेंट लेते हैं करंट का, 4 कंपोनेंट IRMS cos फाई, IRMS cos फाई ले लेते हैं। अब जब IRMS cos फाई की बात करते हैं तो देखिए IRMS cos फाई और VRMS दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब IRMS cos फाई और VRMS के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब इनके बीच फेज डिफरेंस नहीं है तो जो पावर कंजम्पशन होगा, पावर कंजम्पशन जो होगा VRMS, ठीक है, और RMS करंट कितना, IRMS cos फाई, IRMS cos फाई ये आ जाएगा, और इनटू ये cos फाई है, ठीक, ये cos फाई है, ठीक है, ये इसको फाई डैश मान लो चलो आप, तो ये cos फाई डैश आ गया, समझ रहे हैं बात को, इसको मैंने फाई डैश मान लिया, ठीक है। ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है, और यहाँ पर करंट का कंपोनेंट हमने क्या लिया, IRMS cos फाई। अब देखिए ये जो वोल्टेज है VRMS और करंट का ये जो कंपोनेंट है IRMS cos फाई, ये दोनों इस फेजर डायग्राम में आप देख सकते हो सेम डायरेक्शन में है, यानी इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई डैश क्या है, 0 है। तो ये कितना आ जाएगा, VRMS IRMS cos फाई इंटू ये 0 हो जाएगा cos 0, ये आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपली क्या वैल्यू आ जाएगी, VRMS IRMS इंटू cos फाई, ये पावर कंजम्पशन आया जो कि मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये वाटलेस करंट नहीं हो सकता। IRMS cos फाई जब सर्किट में फ्लो होगा तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है, किसके लिए, IRMS cos फाई के लिए। जो पावर कंजम्पशन है वो क्या आ रहा है बेटा, मैक्सिमम आ रहा है। चलिए हम पावर कंजम्पशन चेक करते हैं दूसरे कंपोनेंट के लिए, और जो दूसरा कंपोनेंट है करंट का कौन सा है, 4 कंपोनेंट IRMS sin फाई, ये कंपोनेंट है दूसरा करंट का। तो इस कंपोनेंट के लिए यदि हम पावर कंजम्पशन की बात करें तो क्या होगा, VRMS RMS वोल्टेज इनटू करंट क्या होगा, करंट RMS करंट कितना है, IRMS sin फाई है, ठीक है, और cos फाई डैश, इसी इक्वेशन से लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में जरा VRMS इस तरफ है और IRMS sin फाई इस तरफ है। तो आप देखिए VRMS और IRMS sin फाई में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब VRMS और IRMS sin फाई में कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। यानी फाई डैश का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, फाई डैश का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ये फाई डैश क्या है बेटा, फाई डैश है VRMS और IRMS sin फाई के बीच का फेज डिफरेंस, और ये वैल्यू कितनी है, 90 है, कितनी है, 90, और cos 90 आप जानते हो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस केस में पावर कंजम्पशन क्या आ रहा है, 0। तो इस कंपोनेंट के लिए, करंट के इस कंपोनेंट के लिए, किस कंपोनेंट के लिए, IRMS sin फाई के लिए, करंट के इस कंपोनेंट के लिए पावर कंजम्पशन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है ये वाटलेस करंट कहलाएगा। तो ऐसा करंट जिसके फ्लो होने पर सर्किट में पावर कंजम्पशन 0 होता है, यानी वो कंपोनेंट जिसके लिए पावर कंजम्पशन 0 आए, किसमें, एसी सर्किट में, है ना। एसी सर्किट में करंट के जिस कंपोनेंट के लिए पावर कंजम्पशन 0 आ रहा है, वो कंपोनेंट करंट का क्या कहलाएगा, वाटलेस करंट कहलाएगा। वाटलेस करंट, ये वाटलेस करंट है, ठीक है, ये वाटलेस करंट हुआ। और जिसके लिए पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो रहा था, जिसके लिए पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो रहा था, ये वाला, ये कहलाएगा वाट फुल। जिसके लिए पावर कंजम्पशन मैक्सिमम है वो वाट फुल करंट कहलाएगा। तो ये बात हुई वाटलेस करंट की बेटा। आई होप कि आपको समझ में आया कि वाटलेस करंट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो IRMS sin फाई है इसे वाटलेस करंट कहते हैं,
क्योंकि इस कंपोनेंट के लिए सर्किट में जो पावर कंजम्पशन है वो 0 होता है। तो इसलिए तो हमने ये डेफिनेशन लिखी। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट और आइडियल करंट, या फिर कहें द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर विच द कंजम्पशन ऑफ पावर इज 0 इन एन एसी सर्किट इज नोन एज वाटलेस करंट। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा वाटलेस करंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एलसी ऑसिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, एलसी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर एक सर्किट में जुड़ जाए तो वो एलसी सर्किट बन जाता है बेटा। यदि किसी सर्किट में एक इंडक्टर, ये मान लीजिए इंडक्टर है, ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर है। ठीक है, इनको ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये एलसी सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसी सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अब आप जानते हो इंडक्टर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी। ध्यान करो, मैंने आपको बताया था इंडक्टर के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी कौन सी होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर। इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। और जबकि कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी एंड कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए अब एलसी ऑसिलेशंस क्या हैं ये बात हम जान लेते हैं। व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, कैसा कैपेसिटर? जिसको चार्ज किया गया है, जो मैक्सिमम चार्ज तक चार्ज कर रखा है। एक फुली चार्ज्ड कैपेसिटर लीजिए और यहां पर मैंने लिख दिया है विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर कैसी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज, यदि उसको डिस्चार्ज किया जाए थ्रू एन इंडक्टर, इंडक्टर से जोड़ करके। जैसे ही बेटा हमने ये कैपेसिटर इस इंडक्टर से जोड़ा तो वैसे ही इस कैपेसिटर जो कि पहले से फुली चार्ज था, इसका डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, यानी इसका चार्ज जो है फ्लो होगा इधर, और उस वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसका मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, जब एक चार्ज कैपेसिटर, यानी ठीक है, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर जो कि कैसी एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो जब एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के थ्रू हम डिस्चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्हीं ऑसिलेशंस को हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। तो कौन से ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, सॉरी, कौन से ऑसिलेशंस एलसी ऑसिलेशंस कहलाएंगे? वे ऑसिलेशंस एलसी ऑसिलेशंस कहलाएंगे जो कि किस समय अपीयर हो रहे हैं, किस समय प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक इंडक्टर को एक फुली चार्ज कैपेसिटर से जोड़ने पर। तो जब फुली चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस सर्किट में प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको आप इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस कह रहे हो। देखिए, तो इसके लिए हम एक चार्ज कैपेसिटर लेते हैं। लेट ए चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर मान लीजिए उस चार्ज कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज है। कितना? क्यू एम। एम का मतलब मैक्सिमम। मान लीजिए एक कैपेसिटर लिया आपने और उसको फुली चार्ज कर दिया। कितना मैक्सिमम चार्ज दे दिया? क्यू एम। कब? t इज इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियली एक कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर रहा है। ठीक है, यानी एक कैपेसिटर को पहले से ही हमने चार्ज कर लिया है, मैक्सिमम चार्ज उसके पास है। एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। एक कैपेसिटर लिया और एक इंडक्टर लिया और उन दोनों को हमने इस तरीके से जोड़ दिया। किस तरीके से? ये कैपेसिटर लिया और ये कैपेसिटर के अक्रॉस इस तरीके से हमने क्या जोड़ दिया? कैपेसिटर के अक्रॉस इस तरीके से एक इंडक्टर जोड़ दिया। इस तरीके से जोड़ने का मतलब पैरेलल में जोड़ दिया। कैपेसिटर और इंडक्टर को कैसे जोड़ दिया बेटा? पैरेलल में जोड़ दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक की लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? की लगा सकते हो। ठीक है, तो ये है L और ये है C, ये है C। और कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज्ड है। कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज्ड है, तो ये कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है।
कैपेसिटर के पास कितना मैक्सिमम चार्ज है, QM इनिशियली। तो जैसे ही कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ा और इस की को क्लोज किया, जैसे ही इस की को क्लोज किया, इमीडिएटली क्या होगा, कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज कहां से कहां जाएगा, कैपेसिटर से इंडक्टर के पास जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेगी किसमें, इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में। कब, जब कैपेसिटर को इंडक्टर से आपने जोड़ दिया तो सर्किट में करंट फ्लो हुआ आई, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर का ये वाला जो एंड है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, इंडक्टर का ये वाला एंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है। तो कैपेसिटर की एक एंड, जो इंडक्टर है उसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर है। इसका मतलब इंडक्टर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस वजह से देखिए ये फुली चार्ज कैपेसिटर जैसे ही इंडक्टर से पैरेलल में जोड़ा गया, इमीडिएटली सर्किट में इस प्लग की को क्लोज करने पर, इस की को क्लोज करने पर सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, यही मैंने आगे लिखा हुआ है, द मोमेंट द सर्किट इज क्लोज, जिस क्षण आपने सर्किट को क्लोज किया यानी कंप्लीट किया, कंप्लीट करने का मतलब की को क्लोज कर दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, या कह सकते हैं सर्किट क्लोज हो गया। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो उस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर का चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों, ये ट्रांसफर हो जाएगा, किसके पास चला जाएगा, इंडक्टर के पास। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कैपेसिटर का चार्ज कम होता चला जाएगा और इंडक्टर के पास इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब मेरा यह है कि कैपेसिटर की एनर्जी कम होती चले जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ती चले जाएगी। कैपेसिटर की कौन सी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती चले जाएगी, और इंडक्टर की कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदलती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसमें होगा। अब जैसे ही कैपेसिटर को आपने इस इंडक्टर से जोड़ा तो चार्ज जो है कैपेसिटर का डिक्रीज होना शुरू हुआ, और जब चार्ज डिक्रीज होगा तो सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज होगा। सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं कि चार्ज Q है और करंट I है किसी समय t पर। किसी समय t पर जो कैपेसिटर के पास चार्ज है वो Q है और सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो I है। किस समय पर, किसी समय t पर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, कि di/dt, यानी करंट में जो चेंज आएगा, करंट में जो चेंज आएगा यानी I में जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब समय बदलेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कौन कम होगा, चार्ज डिक्रीज होता चला जाएगा। कौन डिक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है, चार्ज डिक्रीज होगा, लेकिन करंट का जो टाइम के रेस्पेक्ट में रेट है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, -dq/dt होगा। यहाँ -dq/dt क्या बता रहा है कि करंट जो है, सॉरी, जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि चार्ज का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, भाई जैसे ही कैपेसिटर के पैरेलल में आपने इंडक्टर जोड़ा तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच आ जाएगा। अब कौन सा एंड इंडक्टर का हायर पोटेंशियल पर होगा, ये वाला एंड जो पॉजिटिव से जुड़ा है, और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पर होगा, जो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है। ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये हायर पोटेंशियल पर है। तो यदि मैं यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाऊं, यदि मैं यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊं, अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर अबव सर्किट, ठीक है, अबव एलसी सर्किट, जो ऊपर हमने एलसी सर्किट बनाया है उसके लिए यदि हम केवीएल अप्लाई करें तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वुड बी इक्वल टू जीरो, होगा या नहीं। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, आप जानते हो कैपेसिटर के पास चार्ज कितना था, Q।
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितनी है, C है, तो कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा भाई, Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू वी। तो V क्या आ जाएगा बेटा, Q अपॉन C। वैसे ही इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो तो आप जानते ही हो, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये वोल्टेज होता है इसके दोनों सिरों के बीच, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या रखेंगे, Q अपॉन सी, और वी एल की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब I का वैल्यू क्या है, सिंस I का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। भाई चार्ज कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, यही तो बता रहा है ये इक्वेशन। तो I की जगह रखो इसमें, तो Q अपॉन सी माइनस एल डी अपॉन डी टी, और I की जगह रखें हम माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करें इसको, और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, Q अपॉन सी माइनस, ये माइनस को मैं बाहर ले लूं तो प्लस एल, ये हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी आई, ठीक है। इसी इक्वेशन को भाई डी अपॉन डी टी है तो एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, क्यू अपॉन सी प्लस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको और क्या फर्दर लिखा जा सकता है, आगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको लिखा जाएगा, थोड़ा सा और अरेंज करके यदि इस इक्वेशन को लिखें तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, यहाँ एल भी था, एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, और एल से हम यदि इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो डी टी स्क्वायर प्लस 1 एल से डिवाइड कर रहा हूँ इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है, याद करो ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है ये, 11th क्लास में हमने ऐसा इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, सिंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब जो ऑसिलेशंस होंगे, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, वो सिंपल हार्मोनिकली होंगे। कैसे होंगे, सिंपल हार्मोनिकली होंगे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन मोशन को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। तो यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, एसएचएम की बात करें, तो जो इक्वेशन हमने 11th क्लास में निकाली थी इस टाइप से आई थी बेटा, इस टाइप से आई थी, ठीक है, ये आई थी। यदि हम इस इक्वेशन 1 को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है, ये एसएचएम की इक्वेशन है। तो यदि इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप कंपेयर कर देते हो तो ओमेगा, देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्यू की जगह एक्स है, एक्स की जगह इसमें क्यू आ गया, और एक्स की जगह क्यू, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है, 1 अपॉन एल सी, यानी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 1 अपॉन एल सी, ठीक है। और ओमेगा क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। ये ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशंस होंगे। तो ये नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एलसी सर्किट की, किसकी, एलसी सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और इस इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स के जरिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो किस तरीके का फ्लो होगा, कैसा आएगा, क्या इक्वेशन होगा उस करंट के लिए, वो निकालना चाह रहे हैं। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ बेटा,
कि जो हमने ये सर्किट लिया एलसी सर्किट, इस एलसी सर्किट में ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये भी हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करें, इक्वेशन 1 जो है ना बेटा, इसका सॉल्यूशन यदि आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो इसका सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको याद रखना है बेटा। द सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज रिटेन एज, भाई कौन वेरिएबल है इक्वेशन 1 में, ये चार्ज वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है, क्यू में चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये 1/LC क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो क्यू का जो वैल्यू आएगा इस इक्वेशन 1 से, जो क्यू का वैल्यू आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो क्यू के लिए आएगा, और क्यू बराबर आएगा, ये याद कर लेना आप, क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इस टाइप से सॉल्यूशन आता है जहां क्यू एम मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, और फाई क्या है, फेज है। ठीक है, वेयर क्यू एम क्या है बेटा, क्यू एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, या फिर कह सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, और फाई क्या है, फाई हो गया फेज कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो गया, फेज कांस्टेंट, फेज को रिप्रेजेंट करता है बेटा ये। ठीक है, फेज कांस्टेंट। तो यदि मैं इसमें टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लूं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो चार्ज कितना होता है कैपेसिटर के पास, मैक्सिमम होता है। भाई t इज इक्वल टू 0 यहां पर रखो आप, t इज इक्वल टू 0 पर बात हो रही है, तो t इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम आएगा। इसमें अभी मत रखो, देखो अभी हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे इससे। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। QM जो है मैक्सिमम चार्ज है जो कि कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर फुली चार्ज था तो उसके पास मैक्सिमम चार्ज होगा। तो इस इक्वेशन से देन ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, सॉरी 3 नंबर है, 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 वी में राइट, क्या लिखा जा सकता है इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से लिखा जा सकता है क्यू की जगह क्या लिख दें, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी, टी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 5। ठीक है, कॉस 0 प्लस 5 आया, कितना आया, कॉस 0 प्लस 5 आया। अब क्यू एम से क्यू एम कैंसिल हुआ तो 1 इज इक्वल टू कॉस 5 आया, और आप इसको लिख सकते हो कॉस 5 इज इक्वल टू 1, और 1 आप जानते हो कॉस में किसका वैल्यू होता है, कॉस 0 का। तो 5 का वैल्यू यहां से क्या आ गया, 5 का वैल्यू आ गया 0, यानी फेज डिफरेंस 0 आ गया। फेज डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। फेज डिफरेंस क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या आ गया, 0। जब फेज डिफरेंस 0 है तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये फेज डिफरेंस 0 आ गया, तो सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, देखो जब फाई का वैल्यू 0 आ गया, देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बी, इक्वेशन 3 क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन 3 क्या लिखी जाएगी, Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये लिखी जाएगी सिंपली। क्या लिखी जाएगी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट हटा के लिख लो, कॉस ओमेगा टी, ये लिखी जाएगी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई किसकी, चार्ज की। और यहां से करंट आप निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्या करें, Q का वैल्यू रखो ये वाला, तो I इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, क्यू का वैल्यू कितना, क्यू एम कॉस ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देखो क्यू एम का तो होगा नहीं, बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होगा डिफरेंशिएशन, और फिर ओमेगा टी का इंटू ओमेगा आ जाएगा यहाँ। तो I इज इक्वल टू जो फाइनल वैल्यू आएगी, I इज इक्वल टू जो फाइनली वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, I की जो वैल्यू आएगी बेटा
आई की जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर आई वुड बी इक्वल टू व्हाट, भाई क्यू एम बाहर आ गया और ओमेगा टी से ओमेगा आ गया, ओमेगा इंटू क्यू एम, और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है, और ओमेगा टी का ये ओमेगा यहाँ आ गया, ये डिफ्रेंशिएशन आ गया किसका, कॉस ओमेगा टी का, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा क्यू एम आया यहाँ और इंटू साइन ओमेगा टी आया, ये आई की वैल्यू आई। अब इस आई की वैल्यू में ये ओमेगा इंटू क्यू एम, व्हाट इज दिस ओमेगा इंटू क्यू एम, सिंस ओमेगा इंटू क्यू एम इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, या फिर आई एम इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू क्यू एम, और ये आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसे आप क्या कह सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ओमेगा इंटू क्यू एम की जगह आई एम लिख दें तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी। ये फाइनल इक्वेशन आ गया करंट का एलसी सर्किट में, किसमें, एलसी सर्किट में, ठीक है। तो ये तो हमने मैथमेटिकल डिस्कशन किया एलसी सर्किट के लिए। अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें ऑसिलेशंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं, ये तो पता चल गया कि ये सिंपल हार्मोनिकली होंगे, कैसे होंगे, सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में होंगे। लेकिन ये ऑसिलेशंस किसकी वजह से हो रहे हैं, देखिए ये ऑसिलेशंस किसकी वजह से हो रहे हैं, जब आपने कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ा तो कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था इसके पास, जैसे ही इंडक्टर से जोड़ा कैपेसिटर का चार्ज रिड्यूस होने लगेगा और सर्किट में करंट बढ़ने लगेगा, उस वजह से इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगेगी, इंडक्टर के पास एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, कैपेसिटर के पास एनर्जी कम होती चली जाएगी। कैपेसिटर के पास कौन सी एनर्जी कम होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इंडक्टर के पास कौन सी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती जा रही है और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है इनिशियली, और एक समय ऐसा आएगा जब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी और इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अगेन कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट होगा, पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट होगा। किसकी वजह से होगा, क्योंकि इंडक्टर के पास क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी है और इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इंडक्टर में जब आप जानते हो, जब इंडक्टर के पास एनर्जी होगी तो इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसमें जब चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा और वो इसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा और सर्किट में करंट फ्लो होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, और उस इंड्यूस्ड करंट से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब जो चार्ज होगा कैपेसिटर पहले से अपोजिट पोलैरिटी के फॉर्म में होगा, यानी जो कैपेसिटर की प्लेट पहले पॉजिटिवली चार्ज थी वो अब नेगेटिव चार्ज होने लग जाएगी, और जो पहले नेगेटिवली चार्ज थी वो अब पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी अब इंडक्टर की कम होती चली जाएगी और कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी जीरो और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अगेन कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा, फिर चार्जिंग स्टार्ट होगा, फिर डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलती रहेगी, और बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, सर्किट में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, और वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ही एलसी ऑसिलेशंस कहलाते हैं। तो उन्हीं एलसी ऑसिलेशंस का विजुअलाइजेशन हम देखेंगे कि कैसे एलसी ऑसिलेशंस जो है इसमें विजुअलाइज होते हैं। तो विजुअलाइजेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस हम देखते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस इन द एलसी सर्किट। एलसी सर्किट के अंदर जो एलसी ऑसिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उन स्टेप्स को हम देखते हैं। स्टेप 1, जिसको स्टेप फर्स्ट भी आप कह सकते हो। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, देखिए स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया था, कैपेसिटर को फुली चार्ज लिया था आपने, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज था, ठीक है, फुली चार्ज कैपेसिटर लिया था, और उस फुली चार्ज कैपेसिटर को आपने एक इंडक्टर से जोड़ दिया था पैरेलल में। ये इंडक्टर से आपने इस फुली चार्ज कैपेसिटर को जोड़ दिया था। जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, और इस कैपेसिटर के पास जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि मैक्सिमम थी
उस वजह से इसमें करंट फ्लो हुआ, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उस वजह से इंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव पर और ये एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर आ जाएगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, उस वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कम होता चला जाएगा और जो करंट है सर्किट में वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यदि हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 में हम क्या ले रहे हैं कि अभी हमने L को C से जोड़ दिया है, L को C से जोड़ दिया है, लेकिन L को C से जोड़ने पर जोड़ तो दिया है लेकिन हमने की को क्लोज नहीं किया है। किसको क्लोज नहीं किया है? की को क्लोज नहीं किया है। तो ये की को क्लोज हम नहीं करते हैं अभी। इनिशियली जब ये की क्लोज नहीं है तो उस समय सिचुएशन क्या होगी? उस समय सिचुएशन क्या होगी? ये स्टेप 1 में बात कर रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 पर। किस टाइम पर बात कर रहा हूँ? t इज इक्वल टू 0 पर। तो इसके पास जो चार्ज है वो मैक्सिमम होगा, इसके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होगी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पर होगी इस कैपेसिटर के पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये मैक्सिमम हो जाएगी। और आप जानते हो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्यू हो गया QM अपॉन 2c। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी इस कैपेसिटर के पास। ठीक है, ये एनर्जी हो गई किसकी? मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ये इनिशियल पोजीशन है बेटा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, लेकिन देखिए इस समय करंट 0 होगा। करंट जो होगा वो 0 होगा t इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि आपने स्विच को क्लोज नहीं किया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, और जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी 0 होगी। किसकी मैग्नेटिक एनर्जी? इंडक्टर की। तो मिनिमम 0 या फिर कह सकते हो मिनिमम मैग्नेटिक एनर्जी, मिनिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। ये स्टार्टिंग की सिचुएशन है बेटा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो जो टोटल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी स्टार्टिंग में? t इज इक्वल टू 0 पर टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी UE प्लस UM। अब UE कितना है? QM स्क्वायर अपॉन 2c प्लस UM कितना है? 0। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई? यदि मैं टोटल एनर्जी को U से लिख दूं तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू QM स्क्वायर अपॉन 2c आ गई। ये टोटल एनर्जी आई। ठीक है, इनिशियली जब आपने स्विच को क्लोज नहीं किया है। इस कंडीशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम कंपेयर कर सकते हैं मैकेनिकल अरेंजमेंट से। तो ये तो इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट था, ये क्या था? इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है। अब यदि इसी को मैं मैकेनिकल अरेंजमेंट देखूं, मैकेनिकल एनालॉग इसका देखूं, मैकेनिकल एनालॉग, तो मैकेनिकल एनालॉग इसका यदि मैं देखता हूं, मैकेनिकल अरेंजमेंट देखूं, तो मैं क्या करता हूं, एक मान लीजिए ये रिजिड सरफेस है और इससे मैंने मान लीजिए ये स्प्रिंग जोड़ दी। ये स्प्रिंग है, क्या है ये? स्प्रिंग। ठीक है, और स्प्रिंग से मैंने ये मास अटैच कर दिया, ये मास अटैच कर दिया। ये स्प्रिंग है बेटा। ठीक है, स्प्रिंग और ये मास है। ठीक है, तो इनिशियली जब हमने इस मास को इस तरफ नहीं खींचा है, ये अपनी रेस्ट पोजीशन में है मास, तो इसके पास, स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ KA² मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जब रेस्ट में है स्प्रिंग तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस केस में क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम और 0 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो मोशन के कारण है। ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर? टोटल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ KA²
और काइनेटिक एनर्जी है 0, तो टोटल एनर्जी जो है क्या आ गई, हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, यानी ये मैकेनिकल एनालॉग हुआ। मैकेनिकल एनालॉग में अब देखिए, यदि हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी थी उसकी जगह यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों ही केस में टोटल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ए जो है एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का। चलिए स्टेप सेकंड में अब क्या कर देते हैं, हम इस की को क्लोज कर देते हैं। स्टेप सेकंड ले लेते हैं। स्टेप सेकंड में हम की को क्लोज कर देते हैं। स्टेप सेकंड की बात करते हैं, सेकंड स्टेप को विजुलाइज करते हैं। तो स्टेप सेकंड, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में अब मैं क्या कर देता हूं, की को क्लोज कर देता हूं। की को क्लोज कर दीजिए। तो की को जैसे ही क्लोज करोगे, की को जैसे ही आपने क्लोज किया, ये आपका अरेंजमेंट था। यहां पर आपने की लगा रखी थी। तो इस की को जैसे ही आपने क्लोज किया, जैसे ही क्लोज किया, तो देखिए ये कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उस वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए चार्ज डिक्रीज होगा, लेकिन करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अब चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यहां पर कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, अभी पूरी तरह जीरो नहीं होगी एक साथ, और इंडक्टर के पास वो मैग्नेटिक एनर्जी भी है। क्यों, क्योंकि इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है। इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी भी है और कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। इस स्टेप में है या नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने की को क्लोज किया, करंट फ्लो हुआ, चार्ज डिक्रीज होगा कैपेसिटर का, करंट इंक्रीज होगा, तो चार्ज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज होगी, और मैग्नेटिक एनर्जी, जो एनर्जी डिक्रीज होगी वो इधर जाएगी, करंट इधर जाएगा, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो होगी, इंडक्टर के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आएगी। यानी टोटल एनर्जी भी, यदि यहां से मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की मैं बात करूं, जब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, तो टोटल एनर्जी भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। यानी इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। अगर इसी को मैं कंपेयर करूं, इसी को यदि कंपेयर करूं किससे, मैकेनिकल एनालॉग से, मैकेनिकल एनालॉग यदि मैं स्टेप सेकंड का देखूं, मैकेनिकल एनालॉग में जाएं, तो ये मान लीजिए एक रिजिड सरफेस था और ये स्प्रिंग था। अब आपने क्या किया, इस मास को, जो इससे मास जुड़ा हुआ था, इसको आपने खींच दिया। ठीक है, इस मास को आपने मूव कर दिया। पहले मास मान लीजिए यहां पर था, अब मास को आपने डिस्प्लेस कर दिया। जैसे जैसे ब्लॉक को आप इधर मूव कर रहे हो, वैसे वैसे इसकी स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी एकदम तो जीरो हो नहीं जाएगी, और जैसे जैसे ये ब्लॉक इधर जाएगा वैसे वैसे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आती चली जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो दोनों का सम होगा वो भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये मैकेनिकल एनालॉग हुआ सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप पर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप की यदि मैं बात करूं, ठीक है, थर्ड स्टेप की बात करूं, स्टेप थर्ड में बात करूं, स्टेप थर्ड में देखूं तो देखिए क्या होगा। स्टेप थर्ड में कुछ समय के बाद क्या स्थिति आएगी, देखिए कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पूरी तरह मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में बदल चुकी होगी, इंडक्टर के पास चली जाएगी। आपने ऑलरेडी इस की को क्लोज किया हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब कैपेसिटर के पास कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कितनी, हाफ LIm², ये मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, हाफ LI² होती है तो हम जानते ही हैं, और मैक्सिमम भी हो जाएगा करंट अब। ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी आएगी इस केस में, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो यू कितना होगा, UE प्लस UM होगा।
यू ई प्लस यू एम होगा, और यू ई की वैल्यू 0, यू एम की वैल्यू हाफ एल आई एम स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ गई एल आई एम स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम आ जाएगी जब ये की क्लोज है थर्ड स्टेप में। ये फाइनल स्टेप हो जाएगा, और ये टाइम होगा कौन सा बेटा, ये टाइम हो जाएगा एट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 4 इस समय पर। और जो इससे पहले का समय था, जो इससे पहले का समय था बेटा, इससे पहले का जो समय आपने लिया था, ये वाला t इज इक्वल टू 0 था। ये वाला आपने जो समय लिया था जब की को क्लोज नहीं किया था, तो t इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में आपने जो समय लिया कि जब ये की को क्लोज कर दिया आपने स्टेप 2 में, तो ये टाइम इसका आधा हो जाएगा, स्मॉल t इज इक्वल टू टी बाई 8 का बात है, इस समय की बात है, ठीक है। और ये t/4 की बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे एट t इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पर, ठीक है। एट t इज इक्वल टू स्टेप 4 की मैं बात करूंगा अब। अच्छा, इसमें मैकेनिकल एनालॉग भी देख लो, इसमें स्टेप थर्ड में मैकेनिकल एनालॉग भी देख लो। मैकेनिकल एनालॉग क्या होगा स्टेप थर्ड का, मैकेनिकल एनालॉग, मैकेनिकल एनालॉग यदि इसमें देखोगे तो मतलब क्या है, ये रिजिड सरफेस थी और ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को आपने पूरी तरह खींच लिया है, पूरी तरह खींच लिया है, और जो ब्लॉक है वो अपनी मैक्सिमम कितना खींचा जा सकता है उस पोजीशन पर पहुंच गया है, उस पोजीशन पर पहुंच गया है। तो मैक्सिमम आपने पूरा खींच लिया, तो मैक्सिमम जब जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के, ये कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी एम स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब पूरी तरह इसको खींच लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, 0 होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम के लिख दें या के डॉट ई लिख दो, कुछ भी लिख दो, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये इतनी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी यहाँ क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो देखिए मैक्सिमम जब इलेक्ट्रिकल, ये देखिए इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, जब टोटल एनर्जी मैक्सिमम है, तो मैकेनिकल अरेंजमेंट में ये देखिए टोटल एनर्जी यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, क्योंकि ब्लॉक अब पूरी तरह मूव कर चुका है, पूरी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर है। ये यहाँ तक केवल डिस्प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। एट स्मॉल टी इज इक्वल टू t/8, यदि हम बात करें अगले स्टेप की, एट स्मॉल टी इज इक्वल टू t/8, एट ये स्टेप हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में बात करूं, स्टेप 4 एट t इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, t/2। एट t इज इक्वल टू t/2 पर क्या सिचुएशन होगी, देखिए एट t इज इक्वल टू t/2 पर जब आपने ये कैपेसिटर जोड़ा था, अब देखिए स्टेप थर्ड में कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका था, पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका था स्टेप थर्ड में। अब स्टेप 4 में देखिए, अब जब इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में अब इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, यानी अब कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट होगा। लेकिन अब जो कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट होगा वो अपोजिट सेंस में होगा। पहले जो प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो प्लेट पहले पॉजिटिवली चार्ज थी वो अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब करंट इंक्रीज होने के बजाय क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। और जो भी ये चार्जिंग हो रही है करंट की, वो किसकी वजह से हो रही है बेटा, वो किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। तो इस वजह से क्या होगा, अब देखिए इस केस में ना तो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 होगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास होगी, और मैग्नेटिक एनर्जी भी इसके पास होगी। दोनों ही एनर्जी 0 नहीं होंगी, क्योंकि एक साथ मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदलेगी। तो जो टोटल एनर्जी है U, जो कि टोटल एनर्जी है UE प्लस UM के बराबर होता है, ये भी 0 नहीं होगी। यदि हम इसका मैकेनिकल एनालॉग देखें, यदि हम इसका मैकेनिकल एनालॉग देखें, तो मैकेनिकल एनालॉग में, मैकेनिकल एनालॉग में ये देखिए, ये आपका रिजिड सरफेस था, ये स्प्रिंग थी, ठीक है। अब ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन थी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन थी, वहां से इधर आ गया है ब्लॉक।
तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है इसकी, और ना ही अभी पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है, तो टोटल एनर्जी भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, ये स्टेप 4 हो जाएगा। अब स्टेप 5 में क्या होगा, देखिए ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। स्टेप 5 की मैं बात करूं, स्टेप 5 के केस में अब क्या होगा, स्टेप 5 में मैं बात कर रहा हूं, स्टेप 5 में अब पूरी तरह मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी इंडक्टर के पास, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के पास मिनिमम हो जाएगी, और ये जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह चार्ज हो चुका होगा, दोबारा से चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज इसके पास आ जाएगा। और इंडक्टर के पास क्या होगा, इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी जीरो, और कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, Qm²/2C, ये हो जाएगी Qm²/2C, इतनी हो जाएगी। ठीक है, और जो करंट आई होगा इसमें वो मिनिमम हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो दोनों का सम होगी, तो UE प्लस UM, तो Qm²/2C प्लस 0, तो यानी टोटल एनर्जी भी इसकी मैक्सिमम आ रही है Qm²/2C। ये Qm² है बेटा, क्या है ये, Qm²। तो ये टोटल एनर्जी, यदि इसका हम मैकेनिकल एनालॉग देखें, मैकेनिकल एनालॉग देखें इसका, तो ये रिजिड सरफेस, अब क्या होगा, स्प्रिंग पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होगी, ये ब्लॉक पूरी तरह जितना अंदर आ सकता है उतना आ चुका होगा। ये इसकी कौन सी पोजीशन थी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन थी। अब इससे आगे ब्लॉक नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अब मैक्सिमम हो जाएगी, कितना, ½ हो जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की, अब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब जो टोटल एनर्जी आएगी इस केस में, टोटल एनर्जी भी किसके बराबर आ जाएगी, ½ दोनों का सम करें तो इतनी मैक्सिमम आएगी टोटल एनर्जी। तो आपने देखा इन 5 की 5 स्टेप में, आपने देखा कि पहले कैपेसिटर फुली चार्ज था फर्स्ट स्टेप में, तो पहले कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई, डिस्चार्जिंग स्टार्ट होने पर ये देखिए फर्स्ट स्टेप था, इसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होना शुरू हुई, और मैग्नेटिक एनर्जी शुरुआत में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो। अब उसके बाद में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में देखें तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होना शुरू हुई, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई, दोनों ही नॉन जीरो होंगी, तो टोटल एनर्जी नॉन जीरो हुई। ठीक है, थर्ड स्टेप में अब कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं है, पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो और इसकी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, फिर अगेन ये जो इंडक्टर है ये कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज करेगा और इसकी चार्जिंग अपोजिट सेंस में होगी अब। ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिनिमम होगी, दोनों जीरो नहीं होंगी लेकिन टोटल एनर्जी भी नॉन जीरो होगी। लास्ट स्टेप में अगेन कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम और मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो बेटा ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एनर्जी पूरी तरह डिसअपियर नहीं हो जाती, खर्च नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलती रहेगी जब तक कि पूरी तरह ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जीरो नहीं हो जाता। लेकिन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज होगा यहाँ पर, ये हम जानना चाहते हैं कि कौन वजह है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी जो एलसी ऑसिलेशंस हैं वो रियलिस्टिक क्यों नहीं है, वास्तविक क्यों नहीं है, वो नॉन रियलिस्टिक क्यों हैं। तो उसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। पहला है कि इंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के पास क्या होता है बेटा, कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस है तो जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और उस वजह से एम्पलीट्यूड कम होगा, यानी जो ऑसिलेशंस हैं वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। डिक्रीज होने का मतलब डैम्प होते चले जाएंगे, ऑसिलेशंस यानी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, और डैम्पिंग इफेक्ट यानी किस पर आएगा, चार्ज पर। देखिए चार्ज तो
डिक्रीज हो रहा होगा और करंट इंक्रीज होगा इनिशियली, फिर चार्ज डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। इस तरीके से चार्ज एक बार इंक्रीज होगा, एक बार डिक्रीज होगा, करंट एक बार डिक्रीज होगा, एक बार इंक्रीज होगा। तो ये डैम्पिंग इफेक्ट कहलाता है, चार्ज की वैल्यू का मिनिमम और मैक्सिमम होना या करंट की वैल्यू का मिनिमम और मैक्सिमम होना। जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है, जब चार्ज मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। इस तरीके से ये चलता रहेगा। चार्ज डिक्रीज हो रहा है लेकिन करंट इंक्रीज होगा, और जब चार्ज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा और जो ऑसिलेशंस हैं वो फाइनली डाई आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब दूसरा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस यदि हम जीरो कर भी दें, इंडक्टर का रेजिस्टेंस किसी तरीके से यदि हम जीरो बना भी दें, तब भी ऑसिलेशंस कुछ समय के बाद डाई आउट हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो इंडक्टर की सरफेस है उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंडक्टर की सरफेस से रेडिएशंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? रेडिएशंस निकलेंगे। तो जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये रेडिएट होगी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इंडक्टर की सरफेस है उससे रेडिएशंस बाहर आएंगे, उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होगा। इसलिए ये एलसी ऑसिलेशंस हमेशा कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। यदि हम एलसी ऑसिलेशंस को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फीडबैक देना पड़ेगा। ठीक है, जो कमी आ रही है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशंस जो यहाँ पर होंगे, एलसी ऑसिलेशंस की यदि हम नेचर देखें तो किस टाइप के एलसी ऑसिलेशंस होंगे? पहले में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर खत्म हो जाएगा। देखिए, पहले एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और एकदम खत्म हो गए। इस टाइप का ग्राफ आता है ऑसिलेशंस के लिए। यानी ये एलसी ऑसिलेशंस की बात हो गई। एलसी ऑसिलेशंस नॉन रियलिस्टिक होते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में बेटा बात की कि वाटरलेस करंट क्या होता है और एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं, इस बारे में जाना। इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने नोट्स बनाइए। जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है उन स्टेप्स को आपको डिटेल में लिखना भी है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।